गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 7 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पे जो हम द हिंदू है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। कोटेशन सेज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। नाउ यूपीएससी में कैसे अप्लाई करेंगे इसे? देखिए, आप जानते हैं कि कंपेटिटिव एग्जाम की जो खासियत होती है वो ये होती है कि आपको कोई यहाँ पे 90% 95% स्कोर नहीं करना होता है। आपको बस अपने जो कंपेटिटर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना होता है। मतलब आपकी जो जॉब है वो ये है कि आपको थोड़ा सा बेटर उनसे परफॉर्म करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के अंदर आ सके। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आता यूपीएससी की लिस्ट के अंदर वो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। दे आर इक्वली गुड। बस डिफरेंस कुछ मार्क्स का ये होता है जिसकी वजह से कुछ लोग तो लिस्ट के अंदर आ जाते हैं और कुछ लिस्ट के अंदर नहीं आ पाते। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिस्ट के अंदर जाना चाहते हैं या लिस्ट के बाहर रहना चाहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर जो है एक बार बैठ के पढ़ाई करते, कोशिश करिए इसमें 1 मिनट और ऐड करने की। इसी तरीके से अगर आप एक्स नंबर ऑफ पेजेस एक टाइम में पढ़ते हैं तो कोशिश करिए 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो आपको करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ एक्सेप्शनल चीजें नहीं करनी है। आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपसे बस यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी ना उससे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करिए। इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हुए जो आपकी परफॉर्मेंस होगी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब हो जाएगी ऑर्डिनरी से आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुलिस मैनुअल के बारे में देखेंगे, देन परिवार पहचान पत्र के बारे में देखेंगे, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में है एक क्वेश्चन, ब्रू कम्युनिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देन हमारा घर हमारा विद्यालय के बारे में भी एक क्वेश्चन है, देन ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सिस्टम है इसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन बनाए। देन पॉकली राइस के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इससे बिलोंग करती है। देन हम देखेंगे विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में एक एमसीक्यू। चलिए, मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर होता है तो उसे सेफ जोन माना जाता है और आपको कोशिश यही करनी है कि मोर देन इक्वल टू 60% जो है आप स्कोर करिए। इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप इसको दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं और रिवीजन के लिए तो इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज कम अप विद अ पुलिस मैनुअल रिसेंटली। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने एक पुलिस मैनुअल को लॉन्च किया है। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? क्या हरियाणा ने किया है, गुजरात, असम, केरला? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा बी। गुजरात ने अभी रिसेंटली एक पुलिस मैनुअल को लॉन्च किया है। गुजरात से पहले आंध्र प्रदेश जो है वो भी ये इस तरीके का मैनुअल लॉन्च कर चुका है। तो गुजरात जो है वो सेकंड स्टेट बन चुका है आंध्र प्रदेश के बाद जो कि एक पुलिस मैनुअल के साथ आया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर मेंस में भी अगर पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे इसी तरीके के पॉइंट्स आपको यूज करने होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप करंट अफेयर्स करते हैं या एमसीक्यूज भी करते हैं तो उसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक इंटीग्रेटेड तैयारी करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए पुलिस रिफॉर्म पे क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं, इवन इंटरव्यूज में भी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप इन स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, केस स्टडी के बारे में भी बता सकते हैं कि पुलिस मैनुअल लॉन्च करने के बाद आंध्र प्रदेश में क्या कुछ चेंज देखा गया पुलिस के अंदर या नहीं। तो इस तरीके की चीजें आप पेन्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, अभी जो मैंने आपको बिल्कुल लिटिल एक्स्ट्रा के बारे में जो कहा था कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करते हैं तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ये वही चीजें हैं। देखिए, अगर आप अपने मेंस के आंसर में इस तरीके के एग्जांपल्स दे देते हैं एग्जामिनर को तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा बेटर होगा दूसरों के कंपैरिजन में और आपके जो मार्क्स ऑर्डिनरी आने होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजें वैल्यू एडिशन करते जाते हैं अपने आंसर के अंदर, अपने अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आता है वो काफी अच्छा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो परिवार पहचान पत्र के ऊपर है। हमने पहले भी 2 दिन पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, स्टेट को लेकर हमने पूछा था, बट यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इट्स अ 10 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 10 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सेकंड कहता है इट इज मैंडेटरी फॉर ईच फैमिली टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन परिवार पहचान पत्र पोर्टल। तो हर फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के अंदर यहाँ पर रजिस्टर करे, हो सकता है। इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर, इसे हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये तो हमने डिस्कस किया था कि इसे हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो अगर आपको वहां पे याद था, आपने रिवीजन किया होगा तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपने सही मार्क कर दी होगी और ए को एलिमिनेट कर दिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, तेलंगाना, इवन कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स भी जो हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि किस तरीके से इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र अपने स्टेट के अंदर ये लेके आए। तो इस वजह से हरियाणा को एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉडल स्टेट बनाकर यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखी जा रही है बाकी स्टेट्स में भी ये जो चीज़ है लॉन्च करने की। क्या ये मैंडेटरी है हर फैमिली के लिए? बिल्कुल ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच फैमिली। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम, जो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली है उसका नाम जो होता है इस डॉक्यूमेंट में टॉप पोजीशन पे लिखा होता है। और एडिशन और डिलीशन की जो फैसिलिटी है, मान लीजिए एक न्यू बर्थ होता है किसी का भी फैमिली के अंदर, तो ऐड किया जा सकता है इसके अंदर नाम। 10 डिजिट नंबर है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज एन 8 डिजिट यूनिक नंबर। 8 डिजिट का एक ये यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में है। क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है जो हम जब मैप देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहला, द ट्रेन डेस्टाइन्ड फॉर त्रिपुरा हैज 46 वैगन्स, तो इसके अंदर 46 इसके डब्बे लगे हुए हैं इसके अंदर, और इसको त्रिपुरा तक जाना है। हो सकता है द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली किशनगंज, तो ये दिल्ली किशनगंज स्टेशन जो है वहां से इसे डिपार्ट हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करेंगे आंसर को, बट सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चली कहां से। तो यहाँ पे आपको लोकेशन जो है वो इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए, और साथ में किस किस स्टेट से ये होके गई है वो भी पूछा जा सकता है कि ये जो व्यापार माला ट्रेन चली थी ये कौन कौन से स्टेट से होके गई है। इसलिए मैप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेन को जिरानिया करके एक जगह है, जिरानिया त्रिपुरा के अंदर, वहां पे ये 46 वैगन की जो ट्रेन है भेजी गई है। दिस इज एन एक्सप्रेस सर्विस वेयर पीसमिल स्टॉक विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन शॉर्टर टाइम। थोड़े थोड़े जो पीसमिल स्टॉक की जो चीजें होती हैं वो छोटे छोटे टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे इसके थ्रू। ट्रेन निकली कहां से? दिल्ली किशनगंज स्टेशन से निकली, त्रिपुरा के लिए निकली, और यहाँ पे 2673 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था ये इसने कंप्लीट किया। और यहाँ पे 12 वैगन्स के अंदर इसने राइस और पल्सेस रखी हुई थी, और यहाँ पे जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उन्होंने ये दिया था फ्रॉम दिल्ली किशनगंज। देन एफसीआई का भी यहाँ पे कुछ सामान था इसके अंदर, और फाइनली त्रिपुरा के अंदर ये भेजी गई। कुछ इसके जो वैगन्स थे उसके अंदर जो व्हीट और राइस और पल्सेस थी वो भी रखी गई, और ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 94 लाख रुपीस जो है इस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे को अर्निंग हुई है। इससे होगा क्या, जो स्मॉल ट्रेडर्स है वो अपनी चीज़ों को भेज रहे हैं रेलवे के थ्रू, शॉर्टर टाइम में पहुंच रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है उनके लिए, कन्वीनियंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इसको माना ही जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है उनको भी किसी ना किसी तरीके का फायदा हो रहा है, और डेफिनेटली रेलवे को तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेट बीच बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये ट्रेन होकर गई है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके नाम जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे त्रिपुरा के लिए है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डिपार्चर कहाँ से हुआ है? दिल्ली किशनगंज से हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग ब्रू कम्युनिटी। ब्रू कम्युनिटी अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में थी, अब दोबारा से ये न्यूज में आई है, इस वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज रियांग, इनको रियांग भी कहा जाता है, हो सकता है। दे लिव लार्जली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर रहते हैं, हो सकता है। दे आर रिकग्नाइज एज पीवीटीजी, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पे इन्हें पीवीटीजी कंसीडर किया जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ब्रू और इनको रियांग भी कहा जाता है। ये कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए इंडिजिनस है, और वहां पर जो स्टेट्स में पाई जाती है वो है त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो यहां पे बात करी जाए क्या ये तीनों ही स्टेट्स में जो ब्रू कम्युनिटी है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते तो नहीं, सिर्फ त्रिपुरा जो स्टेट है यहां पे इनको पीवीटीजी का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनस। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनको इंडिजिनस माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे कम्युनिटीज हैं जो इनको, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनको इंडिजिनस नहीं मानते हैं। तो वहां पे प्रोबेबली एथनिक क्लैशेस जो है दो ग्रुप्स के बीच में होता रहता है, और 1997 से एथनिक क्लैशेस जो है वो यहाँ पे चल रही हैं, और नियरली 37,000 ब्रूज ऐसे हैं जो कि यहाँ से जा चुके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जा चुके हैं, खासतौर पर मिजोरम वाले स्टेट से। और काफी जगह पे जो है रिलीफ कैंप्स भी त्रिपुरा के अंदर इनको लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरी न्यूज जो थी वो दोबारा से दी गई थी, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था क्या इनको रियांग भी रेफर किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। लार्जली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं, ये भी मैंने आपको 3 स्टेट्स के नाम बता दिए थे, और एथनिक क्लैशेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और पीवीटीजी क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर नहीं, सिर्फ त्रिपुरा एक स्टेट है जहां पे इनको पीवीटीजी कंसीडर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है
है वो पूछ रहा है हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो कौन से स्टेट के साथ ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है हमारा घर हमारा विद्यालय ये एसोसिएट करता है? क्या बिहार के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ या मध्य प्रदेश के साथ? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इसको लेके न्यूज़ थी और उसमें बताया गया कि ओनली 30% स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के ऑफ मध्य प्रदेश उनको रेगुलरली रीच आउट किया जा रहा है अंडर दिस प्रोग्राम। देखिए, जो हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था उसने ये कहा था देखिए कोविड-19 की वजह से क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको रीच आउट करेंगे। कोविड-19 की वजह से उनको बाहर नहीं आना पड़ेगा, उनको रेगुलरली स्टडी कराने के लिए दूरदर्शन पे कुछ मॉड्यूल्स चलाए गए, प्रोग्राम्स चलाए गए, और इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप के ऊपर भी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके बच्चों को कोशिश करी गई कुछ क्विजेज वगैरह प्रोवाइड करने की, कुछ टीवी प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पे उसको लेके न्यूज़ थी, डेटा भी दिया गया था कि कितने लोगों को फायदा हुआ है कितने लोगों को नहीं हुआ है। लेकिन अगर एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 पे क्या क्या चीज़ें करी गई, तो वहाँ पे हमारा घर हमारा विद्यालय जो प्रोग्राम है इसका आप एक एग्जाम्पल जो है मेंस के अंदर भी दे सकते। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पर पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के टाइम पे जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो आप इस पर्टिकुलर जो ये प्रोग्राम है इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि GIAHS के बारे में पूछ रहा है, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इज स्टार्टेड बाय। तो किसने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को स्टार्ट किया है? क्या FAO ने किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया है, यूनिसेफ ने किया या FCI ने किया? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो है इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है टू सेफगार्ड एंड सपोर्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। पूरी दुनिया का जो एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। GIAHS जो है एक आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी माना जाता है, और इसके अंदर एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, इकोसिस्टम के रेजिलियंस की बात होती है, और साथ में कल्चरल हेरिटेज की बात भी होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट या साइट्स इज और आर रिकॉग्नाइज्ड एज GIAHS साइट्स इन इंडिया। तो मैंने पीछे बताया था आपको GIAHS के अंदर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, साथ में ही बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, रेजिलिएंट इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 साइट्स जो है वो दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि GIAHS जो है वो जो उनकी साइट होती है उसके लिए इन तीनों में से किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? पहला है पैम्पोर सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, क्या इसको रिकॉग्नाइज किया गया? हो सकता है। कोरापुट ट्रेडिशन एग्रीकल्चर ओडिशा को रिकॉग्नाइज किया गया, ये भी हो सकता है। देन कुतनाद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम जो केरला का है, क्या इसको रिकॉग्नाइज किया गया? ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, GIAHS जो साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया तीनों ही हैं, चाहे वो कश्मीर का सैफरन हेरिटेज हो या फिर कोरापुट का एग्रीकल्चर जो ओडिशा का है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वो हो, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया, या फिर केरला का जो बिलो सी लेवल फार्मिंग जो होती है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जाके। लगता है कि फर्स्ट टाइम हम इस तरीके के जो ऑप्शन है उसको देख रहे हैं और आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इसको ताकि याद रहे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पोकली राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट पोकली राइस के ऊपर सही है, कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। पहली कहती है द पोकली वेराइटी ऑफ राइस इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस। तो ये जो पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ राइस है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है सॉल्ट वाटर के लिए, जो खारा पानी होता है उसमें ये रेजिस्ट कर जाता है। हो सकता है दे आर यूजुअली ग्रोन इन पंजाब रीजन, पंजाब रीजन में खासतौर पे इस राइस को उगाया जाता है, ये भी हो सकता है। द राइस इज येट टू हैव GI टैग, अभी तक इसको GI टैग मिला नहीं है, अभी मिलना बाकी है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पोकली राइस जो है काफी फेमस है केरला के अंदर, केरला के खासतौर पे जो कोस्टल रीजन है। अगर हम बात करें इंडिया के मैप की तो यहाँ पे कोस्टल रीजन के अंदर अलापुजा है, एर्नाकुलम है, थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे खासतौर पे ये पोकली राइस उगाया जाता है। और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो खारा पानी होता है उसके लिए ये रेजिस्ट करता है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस इसमें रहती है, इसको बर्बाद नहीं होने देता है वो। तो ये खासियत जो है इसकी वजह से वेस्ट बंगाल जो है वो अभी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के राइस जो है वो उगाए जाए वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि साइक्लोन एम्पन की वजह से जो पानी है वहां पर वो सुंदरबन वाले रीजन में वहां पर आ गया है, खारा पानी आ गया है, इस वजह से जो राइस है वो बर्बाद हो सकते हैं। और कोशिश करी जा रही है कि पोकली राइस को वहां पे उगाया जाए जिसकी रेजिस्टेंस रहती है सॉल्ट वाटर के लिए, और इस वजह से ये सक्सेसफुल वहां पे एक एक्सपेरिमेंट रहेगा। तो पंजाब रीजन में नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, केरला के कोस्टल रीजन के अंदर होता है। GI टैग जो है वो भी इसको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो पर्टिकुलर टाइप है इसमें सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस होती है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फार्मर्स जो है वेस्ट बंगाल के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्यों ना पोकली वैरायटी ऑफ राइस को उगाया जाए, क्योंकि जो उनकी यूजुअल वैरायटी है उसको वो नहीं इस बार
उगा पा रहे हैं। और इसका जो वैरायटी का नाम है वैथिला 11, वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि पोकली सीडलिंग्स है और केरला से लाने की कोशिश करी जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन को लेके अभी रिसेंटली न्यूज थी इसको लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफर किया गया एक पिटीशन के द्वारा कि जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको लेके जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बताइए इसकी। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बताएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिजर्वेशन, आपको बताइए क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इससे रिलेट करता है, 104th करता है, 102nd है या 101st है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, ए इसका करेक्ट आंसर है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था जॉब्स के अंदर और साथ में ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, एडमिशन के अंदर। तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो दिया गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई थी और आर्टिकल 15 और 16 को इसके अंदर अमेंड किया गया था ताकि इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जा सके। देन इसके ऊपर कुछ और चीजें देख लेते हैं। इट वॉज एनेक्टेड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पुअर, ताकि गरीबों का यहाँ पे वेलफेयर हो सके, जो कि 50% रिजर्वेशन में, मतलब ना ही वो एससी कैटेगरी में आते हैं, ना ही एसटी में आते हैं और ना ही दूसरी ओबीसी के अंदर वो फॉल करते हैं, लेकिन वो गरीब है तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस का एक कोटा जो था उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। इट एनेबल्स बोथ सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी थी यहाँ पर सोसाइटी में, वो सेंटर और स्टेट दोनों को ही यहाँ पे अलाउ किया गया था कि आप ईडब्ल्यूएस जो है वहां पर 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं ताकि गरीबों का भी यहाँ पे कुछ फायदा हो सके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीवीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में पूछा गया। वीवीएम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है? पहला है विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विज्ञान भारती, दैट इज विभा इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान प्रसार, हो सकता है। सेकंड देखते हैं, इट इज एन नेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, जो कि क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे साइंस को कैसे पॉपुलराइज कराया जाए बच्चों के अंदर, 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक, इसके बारे में बात करी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम जो है इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ विभा एज वेल एज विज्ञान प्रसार। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को कवर किया गया क्लास 10, ताकि जो साइंस की नॉलेज है और साइंस की पॉपुलैरिटी है वो स्टूडेंट्स के अंदर इंक्रीज करी जा सके। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारी रिवीजन है, तो विद इन 2 मिनट्स में हम पूरे इस 10 एमसीक्यूज को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे और साथ में विनर ऑफ द डे के बारे में भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत करी थी हमने कि पुलिस मैनुअल कौन सा स्टेट लेके आया, तो आंसर था हमारा गुजरात। गुजरात से पहले आंध्र प्रदेश जो है वो भी ये ला चुका है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। फिर हमने परिवार पहचान पत्र के बारे में देखा था, 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हरियाणा सरकार लेके आई है और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी इसे लाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, ईच फैमिली के लिए मैंडेटरी रहेगा ताकि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में हमने देखा था, कहाँ से चलेगी, दिल्ली से चल के त्रिपुरा तक जाएगी और वेरियस ट्रेडर्स जो है इससे अपना जो सामान है, पल्सेस, व्हीट एटसेट्रा बेच रहे हैं। 94 लाख का जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो रेलवे को यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद हमने ब्रू कम्युनिटी के बारे में देखा था, जिनको रियांग भी कहा जाता है। लार्जली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा, मिजोरम, असम से आते हैं और पीवीटीजी ने माना जाता है त्रिपुरा के अंदर। साथ में हमने डिस्कस किया था हमारा विद्यालय प्रोग्राम के बारे में, हमारा घर हमारा विद्यालय। कोविड के टाइम पे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसे चलाया है ताकि जो कोविड-19 की वजह से हानि हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इनको किसी भी तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पढ़ाया जा सके। यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, 30% स्टूडेंट्स बताया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल के, उनको इस चीज़ से फायदा हो रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को इंप्रूव किया जा सके और बाकी के स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सके। देन हमने डिस्कस किया था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने GIAHS के बारे में देखा था। FA जो है इसको लेके आया है, इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, रेजिलियंस, इकोसिस्टम में कितना है इसके बारे में बात होती है। फिर हमने 3 साइट्स देखी थी जो GIAHS साइट्स के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है। पोकली राइस के बारे में देखा था, क्योंकि अभी एम्पन की वजह से जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे उनकी जो यूजुअल वैरायटी ऑफ राइस है वो नहीं उगा पा रहे हैं। पोकली राइस जो है यहाँ पे सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट होता है। केरला के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एलापुजा, एर्नाकुलम, थ्रिसुर, जो कोस्टल रीजन वाले एरिया हैं जहाँ पे इस तरीके का सॉल्ट वाटर आता है, उसके हिसाब से यहाँ पे खेती करी जाती है और ये जो पैडी की टाइप है उगाई जाती है। तो इसको GI टैग भी ऑलरेडी मिल चुका है। फिर इसके बाद हमने EWS के बारे में देखा था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेट करता है। पूरी जो यहाँ पे 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया वो भी हमने देखा था। इसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ऐसे पुअर लोगों को जो कि SC ST OBC में फॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर जो है दोनों ही इसको बनाने के लिए अनेबल है। फिर हमने देखा था विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में, इसको विभा एंड विज्ञान प्रसार जो है वो चला रहे हैं और यहाँ पे 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक किस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सकती है साइंस की, उसके ऊपर ध्यान
ध्यान दिया जाएगा। रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हैफा के बारे में डिस्कस किया था, 1 लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसकी जो विनर है काजल उपाध्याय है। काजल, आप हमें मेल कर दीजिएगा कि आपको जो PDF है हिंदी में चाहिए या इंग्लिश के अंदर चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा। अगर मोर देन इक्वल टू 6 स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन। 6 से कम स्कोर है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।